वेलकम आपका एक बार फिर से राजनीति विज्ञान क्लास 12 में। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 खंड अ से इकाई फर्स्ट स्वतंत्रता और समानता, जिसमें स्वतंत्रता का हमारा टॉपिक प्रकरण पूरा हो चुका है और आज हम देखेंगे अपना टॉपिक समानता इसी चैप्टर से, चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। समानता के सबसे पहले इतिहास इसका देख लें कि प्राचीन काल से लेकर के आज तक समाज में कुछ लोग तो ऐसे थे जो समाज में उच्च पदों पर काबिज थे, ठीक है ना, और उनके पास विशेषाधिकार थे और आम जनता के पास में और समाज के अधिकांश लोगों के पास में किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने लिए अधिकारों की मांग की और साथ ही उन्होंने जो समाज में जो वर्ग जिनके पास विशेषाधिकार था उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई। तो विशेषाधिकारों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के स्वरूप इस अवधारणा का यानी कि समानता की अवधारणा का उदय हुआ है। और लोकतंत्र का आधार स्तंभ है समानता। लोकतांत्रिक देश या लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ पर भी होती है तो वहाँ के लोगों को, नागरिकों को समानता का अधिकार होता है। सारे नागरिक क्या होते हैं? समान होते हैं। अब इसी में आगे देखिए आप कि विश्व की जो अनेक क्रांतियां हैं जो हुई है अब तक, उनका आधार जैसे अमेरिका की क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम, फिर फ्रांस की राज्य क्रांति, उसके बाद उससे पहले जो है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, ठीक है, रूस की क्रांति। तो इन सभी क्रांतियों का आधार स्तंभ भी समानता ही रही है, आधार रही है। प्रकृति सबको जन्म से ही समान बनाती है, एक जैसा बनाती है, लेकिन बाद में उनके साथ जो असमानता का व्यवहार होता है वो असमानता मानव निर्मित होती है, मनुष्यों द्वारा असमानता की जाती है। प्रकृति किसी भी प्रकार से असमानता का व्यवहार किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं करती है। उदाहरण के लिए देखिए आप, फ्रांसीसी अमेरिकी जो क्रांतियाँ हुई हैं उनका ध्येय वाक्य भी यही रहा है। फ्रांसीसी राज्य क्रांति, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, 3 नारों के सहारे वो क्रांति लड़ी गई। अब स्वतंत्रता का अर्थ देख लेते हैं। स्वतंत्रता ऐसी परिस्थिति को कहते हैं जिसमें सभी व्यक्तियों को अपने अस्तित्व के विकास के लिए, यानी कि अपने स्वयं के अस्तित्व के विकास के लिए उसको समान अवसर मिले, ये इसका अर्थ है। लास्की इसके बारे में क्या कहता है कि कोई विशेष अधिकार वाला, विशेष अधिकार, समाज में किसी भी व्यक्ति के पास विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। सभी वर्ग, सभी व्यक्ति बराबर रहे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सबको बराबर के अधिकार मिले और उन्नति के समान अवसर उन्हें प्राप्त हो, ये कहना है लास्की का। ये जो समानता के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं, इसमें सबसे पहली बात कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, यानी कि जो लोग समान हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। दूसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति को विकास के एक जैसे अवसर मिले, समान अवसर मिले। तीसरा, राज्य और समाज के द्वारा, राज्य यानी कि सरकार के द्वारा, देश की जो सरकार होती है उसके द्वारा और समाज के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के साथ निष्पक्षता का आचरण किया जाए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, सबको बराबर के अधिकार मिले। फिर किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मानवीय गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान होते हैं, सबका अपना सम्मान होता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का समान महत्व होता है, हर व्यक्ति का वजूद होता है, महत्व होता है सबका बराबर का। फिर तर्क संगत आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव किया जाना उचित है। कई बार क्या है कि सरकार द्वारा, राज्य के द्वारा भेदभाव किया जाता है, लेकिन उस भेदभाव का कोई उचित आधार होना चाहिए। जैसे समाज में कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा, जैसे दलित वर्ग है, बहुत ही ज़्यादा दबा हुआ वर्ग है, तो ऐसे वर्ग को ऊपर उठाने के लिए और समाज का सामान्य वर्ग है उनके बराबर लाने के लिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। जैसे अपने देश में कुछ जातियों के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति उनको घोषित किया गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है, ठीक है। फिर
विशेष पिछड़ा वर्ग, फिर विकलांगों के लिए, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई है नौकरियों में और अवसर के लिए। तो ये आम लोगों के साथ भेदभाव नहीं है, बल्कि उनको बराबरी के स्तर पर लाने के लिए किया गया व्यवहार है, जो कि भेदभाव में नहीं गिना जाएगा। इसके बाद विशेषाधिकार किसी के भी पास नहीं होना चाहिए, विशेषाधिकारों की समाप्ति की जानी चाहिए। और आगे इसमें देखिए आप, प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्यूनतम जीवन स्तर की प्राप्ति संभव हो, यानी कि जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती है वो पूरी हो जाए उसकी। ठीक है, अब बात करते हैं हम समानता के प्रकार। समानता कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले आते हैं नागरिक समानता के ऊपर। नागरिक समानता प्रत्येक राज्य में वहाँ के नागरिकों को, क्योंकि वो नागरिक है, जैसे हम भारत के नागरिक हैं, वैसे प्रत्येक राज्य के नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं, यानी कि समान अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हो, नागरिकों को, और राज्य द्वारा किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसकी स्थापना के लिए, यानी कि नागरिक अधिकारों की स्थापना के लिए विधि का शासन होना अनिवार्य है, कानून का शासन होना चाहिए। यानी कि जो भी कानून है जो राज्य द्वारा, संविधान द्वारा बनाए गए हैं, वो सभी व्यक्तियों पर एक जैसे लागू होने चाहिए, कोई छोटा बड़ा विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। यानी कि शासन करने वाला भी और जिसके ऊपर शासन हो रहा है, यानी कि आम जनता, दोनों ही कानून के दायरे में आएंगे और कानून दोनों के साथ बराबर का व्यवहार करेगा। जो भी दोषी होगा, अपराधी होगा, है ना, जो गिल्टी में होगा, उसको कानून के अनुसार उचित दंड दिया जाएगा। अब अपने देश का जो आर्टिकल 14 है, जो समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, तो उसमें विधि के समक्ष समानता दी गई है। यानी कि भारत का प्रत्येक नागरिक विधि के सामने समान है, कानून के सामने समान होगा, और विधि का समान संरक्षण, यदि उसके साथ कोई अन्याय होता है और वो न्यायालय में जाता है, तो न्यायालय द्वारा सबके संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि उसके अधिकारों की व्यवस्था की जाएगी, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं राजनीतिक समानता के ऊपर। राजनीतिक समानता में क्या होता है कि एक राजनीतिक व्यवस्था में जितने भी नागरिक होते हैं, जैसे हम सभी भारत के नागरिक हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार, यानी कि वोट देने का अधिकार मिलेगा। फिर राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार मिलता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो देश का नागरिक है, राज्य का नागरिक है, वो राजनीतिक व्यवस्था में भाग ले सकता है, जिसमें मत देना यानी कि वोट देना, चुनावों में भाग लेना यानी कि वो चुनावों में खड़े हो सकता है, फिर किसी भी पार्टी के लिए या अपने स्वयं के लिए प्रचार कर सकता है। ये सारी चीज़ें क्या है, एक लोकतंत्र की आधारशिला कहलाती है। इसके बिना लोकतंत्र संभव नहीं है। किसके बिना? एक नागरिक समानता, एक राजनीतिक समानता, और आगे जो आ रहे हैं वो सब भी। इसके बाद बात करते हैं हम सामाजिक समानता की। सामाजिक समानता क्या होता है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आधार क्या है कि बार बार लिखने वाली चीज़ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति, धर्म, क्षेत्र, नस्ल, इन सभी के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, और सबको समान अवसर मिले, सहभागिता का समान अवसर मिले, और समाज में व्याप्त कुरीतियों की समाप्ति के प्रयास किए जाएं। प्रत्येक समाज में कोई न कोई बुराइयां होती है, कुरीतियां होती है, उनको समाप्त किया जाना आवश्यक है, तो ही क्या होता है कि सामाजिक समानता स्थापित हो सकती है। जैसे भारत में पहले अस्पृश्यता की समस्या थी, ठीक है ना, छुआछूत की, जिसमें ऊंची जातियों वाले लोग जो हैं वो नीची जातियों वाले, दलित जातियों के साथ भेदभाव करते थे, उनकी छाया भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते थे। तो वो वाली चीज़ को हटाने के लिए सरकार ने फिर अस्पृश्यता निवारण कानून बनाया था। तो इस तरह की जितनी भी कुरीतियाँ हैं वो कुरीतियाँ इसमें समाप्त की जानी चाहिए। एक आता है प्राकृतिक समानता, जिसके अंतर्गत जो प्राकृतिक समानता के जो समर्थक विद्वान हैं वो ये मानता है कि प्रकृति ने सभी लोगों को समान बनाया है, और असमानता जो होती है वो सामाजिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है। सामाजिक परिस्थितियाँ सभी व्यक्तियों की अलग अलग होती है, उसकी वजह से उनके साथ असमानता का व्यवहार होता है। बाकी प्रकृति ने तो सबको समान बनाया है। लेकिन वर्तमान में क्या है कि मनुष्यों में इस जो प्राकृतिक समानता वाली अवधारणा है उसको नकार दिया गया है। इस समानता के इस प्रकार को नहीं माना जाता है, क्योंकि प्रकृति ने ही जब सभी मनुष्यों को असमान बनाया है, किस प्रकार से, जैसे कोई स्त्री है, पुरुष से, कोई शारीरिक दृष्टि से कम ज़्यादा हो सकता है, मानसिक दृष्टि से लोगों में अंतर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये असमानता प्रकृति प्रदत्त है,
ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि आप अगर ज़बरदस्ती समानता लाना भी चाहें तो वो संभव नहीं है। इसलिए क्या है कि यह सिद्धांत अभी वर्तमान में मान्य नहीं है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए आप, आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का जो मतलब होता है कि समाज में आर्थिक विषमता यानी कि अमीरी और गरीबी, संपन्नता और विपन्नता का जो स्तर है वो कम से कम होना चाहिए। यानी कि समाज में कुछ लोगों के पास तो बहुत ही ज़्यादा विशाल मात्रा में लॉट ऑफ मनी हो, संपन्न हो, और अधिकांश भाग एकदम से गरीब हो, जीवन यापन करना भी मुश्किल हो। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये जो विषमता है, ये विषमता कम से कम होनी चाहिए और सभी लोगों को उन्नति के समान अवसर मिले, अपने आर्थिक विकास के अवसर मिले, जिसमें वो किसी भी प्रकार का रोजगार वो प्राप्त कर सके आजीविका कमाने के लिए, जिससे कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। और साथ ही कोई विशेष अधिकार नहीं हो, यानी कि समाज में किसी के पास एकाधिकार वाली व्यवस्था नहीं हो कि ये काम सिर्फ यही व्यक्ति करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा, ऐसा नहीं। योग्यता के हिसाब से सभी कर सकें। आर्थिक समानता अन्य सभी समानताओं का आधार है। आर्थिक समानता के बिना बाकी दूसरी जितनी भी समानताएं हैं वो सभी व्यर्थ है। इसकी स्थापना के लिए पहली बात, आर्थिक समानता कैसे लाई जा सकती है? आर्थिक सुरक्षा सभी को प्राप्त हो। आर्थिक सुरक्षा का मतलब जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी सबको मिले। फिर समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर कोई दो व्यक्ति एक जैसा काम कर रहे हैं तो उनको वेतन भी एक जैसा मिलना चाहिए, वेतन कम ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि आज भी अपने देश के बहुत सारे इलाकों में स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव किया जाता है। एक ही कार्य दोनों ही करते हैं, स्त्री भी करती है, पुरुष भी करते हैं, लेकिन पुरुष को वेतन मिलता है ज़्यादा और महिलाओं को मिलता है कम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन की व्यवस्था लागू होनी चाहिए और सरकार ने इसके लिए कानून भी बनाया है इस चीज़ को लागू करने के लिए। फिर न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति सभी व्यक्तियों की होनी चाहिए। फिर कमज़ोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। समाज में जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं आर्थिक दृष्टि से, उनके लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। उत्पादन और वितरण के साधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, यानी कि उद्योग धंधे एक ही स्थान पर केंद्रित नहीं होने चाहिए, बल्कि रोजगार की व्यवस्था राज्य के हर क्षेत्र में होनी चाहिए ताकि रोजगार के लिए लोग पलायन ना करें। ठीक है ना। और सामाजिक सुरक्षा, कमज़ोर वर्ग जैसे हम बात कर सकते हैं, जैसे वृद्ध लोग जो काम नहीं कर सकते और उनके आजीविका के साधन भी कम है या नहीं है, तो वृद्ध लोगों के लिए विशेष व्यवस्था करें। जैसे सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन लागू कर रखी है, विधवावस्था पेंशन लागू कर रखी है, विकलांगों के लिए अलग से स्टाइपेंड की व्यवस्था कर रखी है, मानदेय की व्यवस्था कर रखी है। तो ये सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण के लिए आवश्यक है जो वर्ग कमज़ोर हैं उनके लिए। अब बात करते हैं सांस्कृतिक समानता की। सांस्कृतिक समानता का जो मतलब होता है कि एक तो होता है बहुसंख्यक वर्ग समाज में जिसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है, तो दूसरा ऐसा वर्ग जो कम मात्रा में होता है वो कहलाता है अल्पसंख्यक। तो इन दोनों वर्गों के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है। उन्हें किन्हें? अल्पसंख्यक वर्गों को, अगर उनकी अलग भाषा है, लिपि है, कल्चर अलग है, संस्कृति और सामाजिक परिवेश, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन अगर ये अलग है, तो उनके इन सभी जो पहचान के जो बिंदु हैं जिनसे वो अपनी पहचान जाहिर करना चाहता है, तो उसको इसका संरक्षण मिले। यानी कि उनके लिए ऐसी व्यवस्था किया जाए, ऐसा उपाय किया जाए कि वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और सामाजिक परिवेश की रक्षा कर सके, उसका संरक्षण कर सके। तो इसके उचित अवसर उपलब्ध होना चाहिए। एक आता है अवसरों की समानता। देश के, राज्य के समस्त नागरिक, उन्हें बिना किसी भेदभाव के, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म, भाषा, लिंग, जाति है ना, तो उनके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। खास तौर से राजकीय सेवाओं को लेकर के, राजकीय सेवा यानी कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति को लेकर के किसी भी प्रकार का भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए। हाँ, ये अलग है कि अलग अलग पदों के लिए वो अलग अलग योग्यताएं निर्धारित कर दें। ठीक है ना। जैसे टीचर बनने के लिए अलग योग्यता होगी, IAS अफसर के लिए अलग योग्यता होगी, है ना। तो इस तरह से हर नौकरी के लिए अलग योग्यताएं निर्धारित कर दे और जिस व्यक्ति में वो योग्यताएं हो वो अपनी योग्यता के हिसाब से उस अवसर का लाभ उठाए। ठीक है ना। तो ऐसे अवसरों के लाभ उठाने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक आता है शिक्षा की समानता। शिक्षा सभी व्यक्तियों तक समान रूप से पहुंचनी चाहिए।
तो समस्त नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के उनके शैक्षणिक विकास यानी कि शिक्षा के स्तर के विकास का समान अवसर उन्हें उपलब्ध करवाए जाएं ताकि वो अपना विकास कर सके। अब इसमें जो है इन दोनों में आप देखते हैं कि सरकार के द्वारा बहुत सारी अलग से व्यवस्थाएं कर रखी है, जैसे आरक्षण की व्यवस्था, छात्रवृत्ति की व्यवस्था और भी बहुत सारी सुविधाओं की व्यवस्था कर रखी है सरकार ने। तो यहाँ पर वंचित वर्गों को अगर आरक्षण की व्यवस्था करती है, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, एसबीसी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, तो इस तरह की व्यवस्था करना असमानता में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि वो समाज के सबसे दबा हुआ वर्ग है। तो उस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए ये व्यवस्था किया जाना चाहिए ताकि वो समाज का जो सामान्य वर्ग है, जो संपन्न है, जिनके पास हर तरह की सुविधा है, उसके बराबरी के लेवल पर वो आ सके। तो इसके लिए उनके साथ जो विशेष व्यवहार किया जाता है, विशेष व्यवहार कौन सा, आरक्षण की व्यवस्था की जाती है, वो असमानता में नहीं गिनी जाएगी। ठीक है, वो समाज में समानता लाने के लिए उस जगह पे इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोनों के बीच में संबंध, समानता और स्वतंत्रता में क्या संबंध है वो देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत दो तरह की विचारधाराएं आती है, जिसमें एक विचारधारा तो कहती है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के विरोधी है, अगर एक को लागू करेंगे तो दूसरे का वहाँ स्थापित हो पाना संभव नहीं है। समानता होगी तो वहाँ स्वतंत्रता नहीं होगी और स्वतंत्रता होगी तो वहाँ समानता नहीं होगी, दोनों परस्पर विरोधी। और को किस आधार पर देख लेते हैं। सबसे पहले एक्टन का कथन आता है। एक्टन जो राजनीति विज्ञान का एक बड़ा विद्वान है, वो क्या कहता है कि समानता के आवेश ने, यानी कि समाज में, राज्य में समानता स्थापित करने की जल्दबाजी ने क्या किया है कि स्वतंत्रता की आशा को धूमिल कर दिया है, व्यर्थ कर दिया है। और इनके अनुसार, किनके, एक्टन के अनुसार ये क्या कहते हैं कि असमानता जो है वो प्रकृति प्रदत्त है। जब प्रकृति ने ही सभी व्यक्तियों को असमान बनाया है तो आप कृत्रिम रूप से समानता स्थापित करने की कोशिश आप नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से सक्षम हो, मानसिक दृष्टि से ज़्यादा सक्षम हो, बौद्धिक प्रतिभा उनमें ज़्यादा हो, और वो अगर उसका फ़ायदा उठा करके अगर वो तीव्र गति से विकास कर लेते हैं, समाज में दूसरे लोगों के साथ से आगे निकल जाते हैं। ठीक है ना। और जो कमज़ोर है मानसिक दृष्टि से, जिन लोगों में प्रतिभा नहीं है, तो उनको तो पीछे ही रहना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसे में जो प्रतिभावान व्यक्ति है, जो सक्षम व्यक्ति है, उसके बराबर उसको लाने के लिए जो काबिल व्यक्ति है उसके साथ आप अन्याय नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसलिए इसने आलोचना की है। आगे देखिए आप, व्यक्तियों में भी क्या होता है कि प्राकृतिक दृष्टि से, यानी कि प्रकृति ने ही जब उन्हें असमान पैदा किया है, किसी को स्त्री पुरुष, मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से उनमें भेद होता है, इसलिए आप उसमें कृत्रिम रूप से समानता स्थापित नहीं कर सकते। व्यावहारिक रूप से एक समय में कोई एक ही चीज़ स्थिति लाई जा सकती है, या तो आप सबको समानता का अधिकार दे सकते हैं या फिर स्वतंत्रता का अधिकार दे सकते हैं, दोनों एक साथ संभव नहीं है, ये इस विचारधारा वालों का मानना है। तो कुछ विचारक ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे विचारों को मानने वाले लोग भी हैं, और उनका कहना है कि व्यक्ति के विकास के लिए दोनों का ही होना आवश्यक है। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इन दोनों ही चीज़ों को मर्यादित स्थिति में रखना बहुत ही आवश्यक है, यानी कि इनके ऊपर लोगों को समानता का अधिकार भी दिया जाए, स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया जाए, लेकिन उस पर कुछ प्रतिबंध, मर्यादित स्थिति का मतलब उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है, ताकि कोई भी उसका अनावश्यक नाजायज़ रूप से फ़ायदा न उठा सके, लाभ लेने की कोशिश न करे जिससे कि दूसरे व्यक्ति को हानि हो। तो सबको एक समान मानने के स्थान पर, एक समान मानने की बजाय क्या किया जाना चाहिए कि उनके साथ योग्यता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, योग्यता के आधार पर भेदभाव आप कर सकते हैं। जैसे एक मज़दूर है और एक डॉक्टर है, अगर आप चाहें कि मज़दूर को डॉक्टर के बराबर सैलरी मिले तो वो संभव नहीं है, क्योंकि उनमें योग्यता का अंतर है। तो इस आधार पर उनमें आय का अंतर भी उसमें अपने आप आ जाएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पे स्वच्छंदता को रोकने के लिए स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यानी कि लोग अपनी मनमानी न करें, तानाशाही रवैया न अपनाएं,
इसलिए इसके ऊपर किसके ऊपर स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों को है, लेकिन उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। जैसे कि वाक स्वातंत्र्य का अधिकार है, यानी कि अपने आप को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का अधिकार है, स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे कि सामने वाले की भावनाओं को ठेस पहुँचे। तो वहाँ पर आप गलत विचार व्यक्त करते हैं तो उसके ऊपर प्रतिबंध है, आपको दंड दिया जा सकता है। इसके अलावा आपको पूरे देश में कहीं पर भी भ्रमण करने का अधिकार है, कहीं पर भी कोई भी आपको व्यवसाय करने का अधिकार है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके घूमने फिरने पर और व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, स्थानीय लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए। इसलिए दोनों का होना आवश्यक है, लेकिन दोनों के ऊपर मर्यादाएं होनी चाहिए। व्यक्तियों के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पहली बात दोनों ही महत्वपूर्ण क्यों है, इसका कारण बता रखा है, जिसमें सबसे पहली बात राजनीतिक समानता के बिना राज्य व्यवस्था में, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था में देश की जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें लोग समान रूप से भागीदार नहीं बन पाएंगे। तो जब तक राजनीतिक समानता नहीं होगी, यानी कि सभी लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक देश की समस्त जनता उसमें भागीदारी नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर समानता होनी चाहिए और राजनीतिक स्वतंत्रता, इसमें राजनीतिक स्वतंत्रता भी आ जाती है कि स्वतंत्र रूप से नागरिक जो है अपने ऊपर शासन करने वाले को चुने, सोच समझकर समझदारी से विवेक से अपने अधिकारी का चयन करे, इसकी उन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्वतंत्रता और समानता दोनों आ गया। दूसरा, इसमें नागरिक समानता न होने पर स्वतंत्रता व्यर्थ है। सभी व्यक्ति जो हैं राज्य के वो समान होने चाहिए, और जब नागरिक समानता होगी तभी सभी व्यक्ति समान रूप से स्वतंत्रता का लाभ उठा पाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, जब वो समान होंगे तो भी वो समान रूप से अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर पाएंगे। नेक्स्ट, जिसमें सामाजिक असमानता विशेषाधिकारों को बढ़ावा देती है, इसलिए सामाजिक असमानता नहीं होनी चाहिए। सामाजिक रूप से सभी जातियों के लोग, धर्म, भाषा, संस्कृति, इन सभी लोगों को एक समान स्तर पर लाए जाने के पर विशेष बल देती है। नेक्स्ट, आर्थिक समानता के अभाव में अगर आर्थिक समानता नहीं होगी तो पूंजी एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाएगी। किस स्थान पर? सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में, और अधिकांश वर्ग क्या होगा, गरीब बनकर रह जाएगा, उनकी दया पर निर्भर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होने चाहिए। आर्थिक समानता के लिए सभी लोगों को व्यवसाय करने का अधिकार होना चाहिए, व्यवसाय की स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना, और न्यूनतम आवश्यकताओं की सबकी पूर्ति होनी चाहिए। ये सारी बातें होनी ज़रूरी है। इसीलिए एक व्यक्ति के लिए इन दोनों का होना बहुत ही समान रूप से महत्वपूर्ण है, जिससे कि वो अपनी समानता और स्वतंत्रता दोनों का वो फ़ायदा उठा सके और इसके द्वारा वो अपने व्यक्तित्व का सही तरीके से विकास कर सके। इसके साथ ही आपका जो ये चैप्टर है वो चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। और आपसे एक बार फिर से निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।